हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 28 में हमने प्रश्न नंबर 114 तक लघुत्तरी प्रश्नों के इस वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के सीरीज में पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर नंबर 29 में हम लोग भूमंडलीय ताप वृद्धि का अभिप्राय पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीय ताप वृद्धि पर नियंत्रण कैसे पाएंगे। ठीक है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन से भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रही है, उस पर हम लोग कैसे नियंत्रण पाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो चलिए, हमारे चैनल पर जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है लाइक करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे क्लास को शेयर करना ना भूलें। भूमंडलीय ताप वृद्धि में नियंत्रण के उपाय। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि पर निम्नलिखित प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। पहले कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? तो पहला है, देखिए, वृक्षारोपण प्लांटिंग एक ऐसा उपाय है जो भूमंडलीय ताप को कम कर सकता है। बहुत सारे पेड़ पौधे से अधिक मात्रा में लार्ज स्केल पर आप अगर वृक्षारोपण करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे जिससे प्रकाश संश्लेषण होगा। तो वायुमंडल में क्या होगी, हानिकारक गैस ऑक्सीजन को वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और ऑक्सीजन को वायुमंडल में निर्मुक्त करेगी। जिससे क्या होगा, वायुमंडल साफ और स्वच्छ होगा और टेम्परेचर वृद्धि में कंट्रोल होगा। क्योंकि CO2 ही क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। यही CO2 जो है, ये हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक है। और इसी CO2 को क्या करेगा, पेड़ पौधा सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एब्जॉर्ब कर लेगा, जब यही CO2, तो ये पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, CO2 ऑक्सीजन ज़्यादा वायुमंडल में छोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, कमी आएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये नियंत्रण करने का अच्छा उपाय है। अतः अधिकाधिक वृक्षारोपण करके वायुमंडल को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भूमंडलीय ताप में कमी लाई जा सकती है। इस प्रकार क्या किया जा सकता है, भूमंडलीय ताप में कमी लाई जा सकती है। दूसरा देखिए, भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली गैसें भी होती हैं। जैसे CO2 होता है, मेथेन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। ठीक है, बस सल्फर होता है, और एक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये सब क्या होते हैं, ये भूमंडलीय ताप बढ़ाने में, जैसे ओजोन होता है। अतः उद्योगों में इस तरह की गैसों का उपयोग कम से कम किया जाए। देखिए, जो फ्रीज है उससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, गैसों को कम किया जाए जिससे भूमंडल के ताप में वृद्धि न हो। मानवीय जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है जिससे लोग उन कारणों को समझें जो भूमंडलीय ताप वृद्धि कर रहे हैं और उन कारणों से दूर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न 115 देखिए। 115, क्या सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक है? 2022 में पूछा है। आपको पता है, सामाजिक और सांप्रदायिक, सामाजिक मतलब हमारे समाज में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति द्वेष घृणा की भावना ना हो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में क्या हो, मिलजुल कर रहें, सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे। तो क्यों ये आवश्यक है, यही आपको बताना है। तो सांप्रदायिक सद्भावना, विभिन्न संप्रदायों के बीच सद्भावना यानी कि अच्छी भावना, एक दूसरे के प्रति कोई बुरी भावना या बुरी धारणा नहीं, और सद्भाव पैदा करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में निहित या प्रेरित सह अस्तित्व की नैतिकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट प्रश्न 116 देखिए। प्रश्न 116 क्या है, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका बताइए। ठीक है, विद्यालय के विकास में क्या बताना है, किसी भी समुदाय का, मान लीजिए गांव शहर का जो भी समुदाय होता है उसका भूमिका बताना है विद्यालय में, कि वो विद्यालय के विकास में ये क्या योगदान देते हैं। तो विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका, तो विद्यालय के विकास में समुदाय की निम्नलिखित भूमिका है। पहली भूमिका क्या है, अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना, जिसमें क्या हो, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और शिक्षक का क्या हो, एक कोई संघ बने। तो अभिभावकों तथा शिक्षकों के संपर्क हेतु अभिभावक शिक्षक परिषदों का निर्माण किया जाए, जिससे क्या हो, विद्यालय के विकास में समुदाय की जो योगदान है वो सुनिश्चित की जाए।
देखिए सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा, समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना। ठीक है, विद्यालय को समाज का केंद्र बनाया जाए जिसे समाज के सदस्य उसे अपना समझे। तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना करना। समुदाय के प्रौढ़ जो युवा हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, को साक्षर बनाने के लिए विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 117, 117वां प्रश्न क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप लोग जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 117 देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में पूर्णता का विकास करने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में पूर्णता का विकास करने की कुछ बातें जरूरी, जिसमें पहला है शारीरिक विकास। पहला क्या है, शारीरिक विकास। स्वामी विवेकानंद जी का मत था कि वर्तमान में ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां दृढ़ एवं स्नायु फौलाद की तरह कठोर हों। ये क्या जाएंगे, ये शिक्षा के उद्देश्य थे स्वामी विवेकानंद के अनुसार। तो पहला शारीरिक विकास, दूसरा चारित्रिक विकास। स्वामी जी का मानना था कि चरित्र अमूल्य धरोहर है, इसके विकास से मानव के संस्कार परिष्कृत होते हैं तथा मनुष्य का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान होता है। तीसरा व्यवसायिक उद्देश्य, विवेकानंद जी का मत है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति हो और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। ये सब क्या है, जो ये आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट था, ये स्वामी विवेकानंद जी से ही आया था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की बात आजकल भारत सरकार द्वारा की जा रही है। ये सबसे पहले आत्मनिर्भर वर्ड स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था, प्रयोग किया था व्यवसायिक उद्देश्य के लिए। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वसुधा ही क्या है, कुटुंब है, परिवार है, ये पूरा पृथ्वी क्या है, परिवार है, कि भावना का विकास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या होना चाहिए, धर्म जाति लिंग, ठीक है, संस्कृति के भेदभाव नहीं होना चाहिए, उससे परे होना चाहिए, ताकि विश्व के सभी लोग प्रेम स्नेह के बंधन में बंध सकें। नेक्स्ट प्रश्न 118 देखिए, प्रश्न नंबर 118वां क्या है, स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के मुख्य विचार बताइए। तो वोमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद ने, वो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी जी का मानना था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है। ठीक है, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, उनके उत्थान के बिना देश व समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, वो स्वामी जी ने कहा था कि शिक्षा में लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, मेल और फीमेल में भेद नहीं कर सकते, बिना फीमेल के, बिना स्त्री के आप समाज और देश का उत्थान नहीं कर सकते। जन सामान्य की दिशा में सुधार हेतु उन्होंने विशेष प्रयत्न किया था स्वामी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न 119, प्रश्न नंबर 119 क्या है, प्रश्न नंबर 119 देखिए, टैगोर की प्रमुख रचनाएं बताइए। तो टैगोर की निम्नलिखित रचनाएं हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कौन सी रचनाएं हैं, तो उत्सवर, दीन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा हेरफेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल आदि। ये क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख रचनाएं। उत्सवर, दीन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा हेरफेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल आदि। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120 क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है, ठीक है, बस रटाने या फैक्ट बताने वाली नहीं शिक्षा होनी चाहिए, वरन हमारे जीवन का बाह्य
परिस्थितियों से, कोई भी विषम परिस्थिति आ गई हमारे जीवन में या बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। टैगोर ने साविद्या या विमुक्तय का समर्थन किया। टैगोर जी ने क्या किया? साविद्या या विमुक्तय का समर्थन किया। उनके अनुसार शिक्षा केवल मानव को जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती, वरन जब व्यक्ति जन्म लेता है तभी भी कोई क्या होती है? कोई संस्कार होते हैं, ठीक है। और मरण पे भी क्या होती है? अंतिम संस्कार होती है। तो मुक्ति नहीं देती है वो शिक्षा, वरन वह आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी मुक्ति देती है। अतः शिक्षा हमें समायोजन सिखाती है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा में क्या सिखाती है? समायोजन और जन्म मरण के बंधन से ही मुक्ति हमको नहीं देती, बल्कि आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और दासता से भी मुक्ति देती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 121 देखिए। प्रश्न नंबर 121 क्या है? गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। तो गांधी जी का बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, बच्चों को शिक्षा प्रणाली का मूल केंद्र बिंदु समझा जाए, यानी कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी वो क्या थी? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी, यानी कि सीसीई थी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यानी कि बच्चों को शिक्षा प्रणाली का मूल केंद्र बिंदु समझा जाए, बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से प्रदान की जाए, बच्चों की जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए, पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो, बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता हो, बच्चों को शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से दी जाए। ये सब क्या था? गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा या बेसिक एजुकेशन था। नेक्स्ट प्रश्न 122। प्रश्न नंबर 122 क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने लिखा है, शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण, क्या है? शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने क्या लिखा है कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के प्रारंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यही सच्ची शिक्षा है। तो प्लेटो के अनुसार ये शिक्षा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 123। प्रश्न नंबर 123 क्या है? प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बताइए। तो प्लेटो का मत है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन के पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान को स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 124 देखिए। प्रश्न नंबर 124 क्या है? देखिए चूंकि लघु उत्तरीय है लेकिन लग रहा है कि अति लघु उत्तरीय है। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है, क्या लिखा है रूसो ने? सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यानी कि सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यानी कि निकलती है या क्या होती है? फैलती है या प्रसारित होती है। प्रस्फुटित मतलब प्रसारित, क्या होती है? प्रसारित होती है। यह उसकी अपनी अंतर्निहित, ठीक है, उसके अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां हैं की अभिव्यक्ति है। अतः आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण ही क्या है? शिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न 125 देखिए। प्रश्न नंबर 125 क्या है? रूसों की निषेधात्मक शिक्षा क्या है? तो निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसों ने लिखा है, मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के
साधन है को पूर्ण बनाने हेतु प्रवृत्त होती है। यानी कि कहते हैं कि मैं जो निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को मानता हूँ जो हमको सामने से या प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व क्या करती है, उन अंगों जो ज्ञान के साधन हैं को पूर्ण बनाने हेतु प्रवृत्त होती है। और जो इंद्रियों के उचित अभ्यास, ठीक है, इंद्रियों समझ रहे हैं कि उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करती है। यही क्या है, रूसो की निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है, ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न 126 देखेंगे। प्रश्न नंबर 126 क्या है? रूसो के अनुसार 1 से 5 वर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? 1 से 5 वर्ष यानी कि 1 to 5 यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो रूसो के अनुसार 1 से 5 वर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो रूसो के अनुसार शैशवावस्था यानी कि 0 से 5 वर्ष ये क्या होती है, शैशवावस्था होती है, मानव जीवन की पहली अवस्था है, जीवन का ये निर्माण काल है। रूसो ने इस अवस्था में दी जाने वाली प्रचलित शिक्षा का विरोध किया है। रूसो ने इन्फेंसी या जो शैशवावस्था में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी हो गया या आपका ये केजी हो गया वगैरह, कोई क्या किया इन्होंने विरोध किया है। रूसो के अनुसार इस अवस्था यानी कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों में शिशुओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों के बौद्धिक तथा नैतिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों के स्वास्थ्य एवं ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर ध्यान देना जरूरी है। इस अवस्था में बच्चों को वार्तालाप के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। वार्तालाप में मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों को मातृभाषा में या बातचीत वार्तालाप के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए 0 to 5 वर्ष के बच्चों को। स्कूल नहीं भेजना है, इनका मतलब क्या है, बच्चों का शारीरिक मानसिक और स्वास्थ्य और ज्ञान इंद्रियों पर उन्हें कोई एकदम फ्रीडम देना है, उनको कोई प्रतिबंध नहीं लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न 127। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 127 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा आशय बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठता को समग्र रूप से बाहर निकालना है। तो बालक हो या मानव शरीर हो, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न 128, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। पहला क्या है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य में व्यवसायिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता शिक्षा का मुख्य परिणाम हो। इसे दृष्टिगत रखकर गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उनका कहना था शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। व्यवसायिक उद्देश्य होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, सामाजिक उद्देश्य। प्रत्येक भारतीय के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए, ठीक है, प्रत्येक भारतीय को भारत की सभ्यता संस्कृति क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। इसलिए गांधी जी शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने वाली कड़ी मानते थे। उनका मत था, मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति नींव है, प्राथमिक वस्तुएं हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, चारित्रिक विकास। गांधी जी का मानना था कि समस्त ज्ञान का परिणाम चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा में उन समस्त बातों को शामिल किया जाए जो व्यक्ति को सदाचारी बनाए। उन्होंने कहा, यदि हमसे कोई पूछे कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा आपका शिक्षा के संबंध में क्या उद्देश्य है, तो मेरा उत्तर होगा चरित्र निर्माण। इस प्रकार चारित्रिक विकास, सामाजिक उद्देश्य और व्यावसायिक शिक्षा, ये गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न नंबर 129, गांधी जी ने कौन सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया था, स्पष्ट करें। तो गांधी जी ने कौन सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया था? तो गांधी जी के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को चर्म कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, मछली पालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेलकूद का ज्ञान अवश्य कराया जाए। अतः पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान देना चाहिए, गांधी जी के अनुसार था। एक बार और रिवाइज करते हैं। चर्म कार्य यानी कि चमड़ा उद्योग, चमड़े से बनी चीजों को, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेलकूद का ज्ञान अवश्य कराया जाए। नेक्स्ट प्रश्न 130। 130 क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट करें। गांधी जी तत्कालीन प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। जब भारत देश गुलाम था, ये 1947 के पहले की बात हो रही है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय गांधी जी क्या थे? अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से वो संतुष्ट नहीं थे। वो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति बस अंग्रेजी माध्यम से थी, जो बस ज्ञान बढ़ाती थी और उनके प्रशासनिक चीजों में सहायता करती थी, जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति से बहुत दूर थी, उससे कोई नाता नहीं था। उनका विचार था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक सक्रिय हो, निरीक्षण करें, प्रयोग करें, अनुसंधान स्वाध्याय करें और अंत में उसे व्यवहार या आचरण में आत्मसात कर लें। शिक्षक को बच्चों पर पुस्तकीय बोझ नहीं लादना चाहिए। प्रश्नोत्तर होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, भ्रमण होना चाहिए। स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाना सर्वोत्तम है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उनका मानना था बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। ये गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 131, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है बताइए, अथवा जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। ये तो आप लोग बना के लिख सकते हैं। तो जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता। तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है, जो जीवन के लिए क्या है? अत्यंत आवश्यक है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है तथा कुछ जल भूमि सोख लेती है, जिसे भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक, यानी कि अधो मतलब नीचे, भौमिक मतलब जल, भूमि यानी कि भूमि के नीचे वाला जल कहा जाता है, भूमिगत जल या अधोभौमिक जल। तथा शेष जल बालू सतह से बाहर आना शुरू कर देता है, जिसे बहता हुआ जल या नदी या सरिता जल कहते हैं। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है। खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे नीचे तथा ऊपर मिलने वाले सभी जल भंडारों को जल संसाधन कहा जाता है। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है, बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में जल की जरूरत होती है। इसके अलावा घरेलू, ठीक है, घरेलू अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। चलिए, जो भी नेक्स्ट प्रश्न 132 है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आला वाले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।